कि सुनील जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए देखिए, जो सवाल मैंने पहले पूछा था, अगर मायावती के साथ मिलकर अखिलेश यादव बीजेपी को 2019 में नहीं मात दे पाते हैं और आप लोग सिर्फ 15 सीटों पर सिमट जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी 60 से ज्यादा सीटें लेकर आती है, अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ और ज्यादा सीटें उसको मिल जाती है। मेरा ये सवाल है कि एक तरफ 6.5% वोट शेयर है कांग्रेस पार्टी का, आप लोगों के पास 18.5 भी हैं, दोनों मिल भी जाएंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी का क्या कर पाएंगे? उत्तर प्रदेश में 40 ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जहां पर 50% से ज्यादा वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। चुनौती आप लोगों के लिए बहुत बड़ी नहीं है। अगर मायावती साथ में आती तो स्थिति थोड़ी बहुत मानी जा सकती थी कि कांटे की टक्कर वाली हो सकती थी, लेकिन अगर 2019 के रिजल्ट के आधार पर मैं ये सवाल पूछूं, फिर तो कमजोर क्या नजर नहीं आते हैं आप लोग? देखिए चित्रा जी, राजनीति में हमेशा फार्मूला एक जैसा नहीं होता है। आप 5 साल पुरानी बात कर रही हैं। इस 5 साल में किसानों की स्थिति क्या है, नौजवानों की स्थिति क्या है, महंगाई कितनी बढ़ी है, बेरोजगारी कितनी बढ़ी है। क्योंकि अभी मैं बीजेपी की प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम ही पे आरोप लगता है। आप पे आरोप लगने के कई कारण हैं। एक तो आप सरकार में हैं, विपक्ष सरकार पर सवाल खड़ा करता है, और फिर देश के सपनों को कुचला है आपने। किसानों के सपने हो, बेरोजगार नौजवानों के सपने हो, या महिलाओं के सपने हो, या देश में खड़े सीमा पर खड़े जवानों के सपने हो, उन सपनों को तोड़ा है। झूठ आपने बोला है। आप एक तरफ भगवान राम की बात करते हैं, मैं आपसे कहूंगा भगवान राम को और आप पढ़िए, और उनको पढ़ने के लिए आप तुलसी के राम के साथ साथ कबीर के राम पढ़िए, सबरी के राम पढ़िए, केवट के राम पढ़िए, गांधी के राम पढ़िए, लोहिया के राम पढ़िए। अगर आप इतना सब कुछ पढ़ लेंगे तो जैसे ही समाजवाद का नाम आता है, पूरी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बौखला जाती है। आप समाजवाद से क्यों बौखलाते हैं? समाजवाद भारतीय संविधान में लिखा हुआ वो शब्द है जिसके तहत संविधान और देश की परिकल्पना की गई है। और समाजवाद को अगर जानना है, अगर आप भगवान राम को जान लेंगे तो समाजवाद को जान लेंगे। भगवान राम का पूरा जीवन, उनका व्यवहार, उनकी बातचीत, उनका एक एक काम, वहीं से तो निकली है समाजवादी सोच। भाई समाजवादी सोच क्या है? हम आर्थिक बराबरी चाहते हैं, राजनीतिक बराबरी चाहते हैं, शैक्षिक बराबरी चाहते हैं, छुआछूत खत्म करना चाहते हैं, भेदभाव खत्म करना चाहते हैं, रंग के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और सबको बराबर का हक देना चाहते हैं। भगवान राम पूरे जीवन यही करते रहे। भगवान राम कभी झूठ नहीं बोले, भगवान राम कभी बलात्कारियों के पक्ष में नहीं खड़े हुए, भगवान राम कभी जुमला नहीं बोले, भगवान राम कभी कैमरा लेकर के नहीं घूमे, भगवान राम कभी भ्रष्टाचारियों को अपने साथ नहीं बिठाए। अरे आप उनको पढ़िए। केवल भगवान राम का नाम लेके नैया पार होने वाली नहीं है, क्योंकि आप भगवान राम को तो मानते हो, भगवान राम की नहीं मानते हो। जीवन में भगवान राम की माननी पड़ेगी। बोले शहजाद जी। हाँ, वो कह रहे हैं कि जीवन में बहुत सारे अलग अलग उन्होंने तो उसका चरित्र का वर्णन किया, कहा इन लोगों को पढ़िए तब आपको पता चलेंगे राम कौन है। चित्रा जी, मैं फिर से कहना चाहता हूं, मेरी तो जानकारी और मेरा जो ज्ञान है प्रभु श्री राम के बारे में, वो तो एक छोटी सी गिलहरी से भी कम है। परंतु मैं हिम्मत करके ये बोल सकता हूं कि प्रभु श्री राम वो व्यक्ति और वो आदर्श और वो भगवान है जिन्होंने हमेशा अपनी जनता को ऊपर रखना, अपने परिवार को नहीं। इसीलिए उन्होंने जनता के हित के सामने परिवार हित को भी त्यागा। और यहां पर क्या उदाहरण दिखाई देता है कि एक ही परिवार के 15 सदस्यों को सरकार और सत्ता की मलाई खिलाई जाती। ये प्रभु श्री राम का आदर्श नहीं है, यह भगवान श्री राम का आदर्श नहीं है। प्रभु श्री राम का आदर्श ये नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बदहाली करके सैफई को चमकाया जाए, और जब वहां पर मुजफ्फरनगर के दंगे हो रहे थे, जब अव्यवस्था थी पूरे राज्य में, जब गुंडा राज चरम पर था, तब आप सैफई में सलमान खान का डांस कराओ। ये नहीं था। प्रभु श्री राम का आदर्श नहीं है कि तो तुष्टिकरण की राजनीति में चाहे अयोध्या हो, चाहे चित्रकूट हो, चाहे काशी हो, इसको अंधकार में रखा जाए। यह प्रभु श्री राम का आदर्श नहीं है। परंतु मैं तो आपसे दूसरी चीज कहना चाहता हूं साजन भाई, आप तो मेरे बड़े भाई है। आपने जो ऐतिहासिक भूल और गलती प्रभु श्री राम के मंदिर में कर दी, कम से कम आज उसको मथुरा में मत दोहराइए। एक बार स्टैंड ले लीजिए कि हम मथुरा में भव्य मंदिर के लिए तैयार हैं और हम उसके साथ खड़े हैं। एक बार स्टैंड लेकर तो दिखाइए। शफीकुर रहमान बर्क उसका जो है विरोध करते हैं,
उसी से पता चल जाएगा कि आप तुष्टीकरण के भाईजानों के साथ खड़े हैं या आप प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण के आदर्शों के साथ खड़े हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए चित्रा जी, ट्रांसफॉर्मेशन उत्तर प्रदेश का क्या हुआ है, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में MY फैक्टर था, और वो MY फैक्टर था एक जाति एक धर्म के नाम पर। आज की MY फैक्टर है महिला और युवा, आज की MY फैक्टर है मोदी एंड योगी। और ये मोदी और योगी ने जिस प्रकार से देश का और उत्तर प्रदेश का कायाकल्प किया है, इसलिए 14, 17, 19, 22 और 23 के लोकल पोल्स होते हैं। तो साजन जी, आप पुरानी बातें कितनी भी ले आते हैं, लोग आप पर एतबार नहीं करती। देखिए, मैं इसीलिए, देखिए चित्रा जी, मैं इसीलिए इनसे अनुरोध कर रहा था, ये भाई हमारे, कि आप पढ़िए ना कबीर के राम को, आप पढ़िए ना गांधी और लोहिया के राम को। आप आरएसएस और बीजेपी के राम को पढ़ रहे हैं। नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आप ये बताइए, आप कह रहे थे परिवारवाद, आरएसएस और बीजेपी के नाम क्या होते हैं? अरे मैं आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में मेट्रो कौन लाया? समाजवादी पार्टी लाई। आईटी हब किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने बनाया। 19 लाख लैपटॉप किसने दिए? समाजवादी पार्टी ने दिए। तो आप बताइए ना, आपने क्या किया? अमूल, आप लखनऊ आइए, आप देखिए, रिवर फ्रंट देखिए और उसकी तुलना करिएगा गुजरात की रिवर फ्रंट से और लखनऊ की रिवर फ्रंट से। काम में आप माननीय अखिलेश जी को नहीं पा पाएंगे। आप केवल अपनी नाकामी, अपना भ्रष्टाचार, अपनी बेईमानी, अपना जुमला भगवान राम के पीछे छिपाना चाहते हैं, आस्था के पीछे छिपाना चाहते हैं। तो धर्म अलग है, राजनीति अलग है, और धर्म के आड़ पे राजनीति वही करते हैं जो कहीं ना कहीं अधर्म कर रहे होते हैं। तो आप अपने आप को आईने में देखिए, जो अधर्म आप गरीबों के साथ, मलूक नागर जी के पास कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में एक वाक्य। ठीक है चित्रा जी, एक वाक्य। ठीक है, एक वाक्य में, एक लाइन में बोलिए जल्दी से। एक, हाँ बोलिए एक लाइन में। नहीं सुनील जी, यदि इतनी सारी उपलब्धियां आपकी है तो जनता को यह सुनाइए ना, स्वामी प्रसाद मौर्य का ज्ञान क्यों आप सार्वजनिक करवाते हैं बार बार? रामचरितमानस से लेकर हिंदू धर्म पर कम से कम ये ज्ञान बांट दीजिए कि हज हाउस और कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के अलावा हमने ये सब किया था, और बता देते हैं। आ जाइए बात कर लेते, किसने मेडिकल कॉलेज, फ्लाईओवर ज्यादा बनाए, किसने ज्यादा बनाए, मेट्रो किसने ज्यादा व्यवस्थाएं की है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। आइए ना, किसानों की शुगर मिल बंद करवाने का काम किसने किया, और शुगर केन किसानों की अभी जरा गठबंधन पर रहते हैं, अभी जरा गठबंधन पर रहते हैं, क्योंकि गठबंधन भविष्य की राजनीति को तय करने वाला है। गठबंधन पर ही रहते हैं। ठीक है, आप दोनों लोगों की बात हो गई। तहसीन और मलूक नागर जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। नागर साहब, आपके पास आते हुए, अब माना जा रहा है कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। तो फायदा बीजेपी को होगा या लग रहा है इस बार कुछ कमाल कर जाएगी बीएसपी लोकसभा के चुनाव में? देखिए, फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? राजस्थान में चुनाव हुए, फायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ? हमारे भी यूपी में एक आने के बाद भी राजस्थान में 2 जीत करके आए। बात तो ये है कि ये चिंता सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को ये चिंता होनी चाहिए कि फायदा किसको होगा। अगर वो त्याग करने को तैयार है, हमेशा हमने त्याग करा, समाजवादी ने त्याग करा, दूसरी पार्टियों ने त्याग करा, तो आज कांग्रेस कुछ भी त्याग करने को तैयार क्यों नहीं है? क्यों नहीं इज्जत देने को तैयार है? कि हमारे ही जिम्मेदारी बैठती है क्या हमेशा दबने की, झुकने की, त्याग करने की, इनको ताकत देने की, इनकी सरकार बनाने की, इनका मान बढ़ाने का, इनका सम्मान बढ़ाने का इनकी कुछ नहीं है क्या आज? तो ये क्यों नहीं आते? इन्हें क्यों नहीं दिक्कत है? ये इन्हें क्यों नहीं डर है? ये इनकी पार्टी के अंदर से बोल रहे हैं कि इनकी पार्टी के अंदर से बोल रहे हैं कि अगर बीएसपी के साथ नहीं मिले तो देश से बीजेपी को नहीं हटाया जा सकता। इनकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि अगर बीएसपी के साथ समझौता नहीं हुआ तो यूपी में 73 से 75 सीटें आएंगी। इनको डर क्यों नहीं लगता? ये क्यों नहीं इस बारे में सोचते? ये क्यों नहीं गंभीर है? अखिलेश जी नहीं चाहते थे ना, वो तो चाहते थे। तहसीन जी से मैं जल्दी से क्लोजिंग कमेंट ले लेती हूँ। ठीक है तहसीन पूनावाला जी, एक चीज तो स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में मुझे मलूक नागर जी की बातों से ऐसा लगा कि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस उनकी कहीं ज्यादा बड़ी दुश्मन है। वो 2004 से 14 का वाकया याद दिलाते हैं। मौजूदा वक्त में कांग्रेस किस तरह से छोटे दलों को दबाने का काम करती है, वो उसका जिक्र बार बार करते हैं। तो फिर तो यूपी में बड़ी मुश्किल हो जाएगी राह।
ऑफ कोर्स यूपी टफ है, बिल्कुल टफ है चित्रा जी। 50% से अधिक वोट कई सीटों में भाजपा को मिला तो एक टफ है। लेकिन क्योंकि 2019 में 50% से अधिक वोट मिला, इसका मतलब ये तो नहीं 2024 में भी मिलेगा। ये कोई गारंटी नहीं, अनलेस कोई ईवीएम का जुगाड़ हो, तो मुझे नहीं लगता। तो फिर चुनाव तो मुद्दों पर होगी। दूसरी बात, नागर जी ने कहा, माननीय सांसद ने कहा कि देखिए भाजपा चाहती थी कि गठबंधन हो बसपा से। अरे चाहती थी ने, हो गया है सर। आप अगर इंडिया अलायंस में गठबंधन नहीं कर रहे, उससे इनडायरेक्टली आप भाजपा का फायदा कर रहे। ये बात राजनीति में आप भी इतने भोले नहीं, मैं भी नहीं, और अब तक के दर्शक भी नहीं है। तो आप ये कहते हो हमने नहीं किया गठबंधन, नहीं साहब, आपने भाजपा के साथ गठबंधन कर दिया इंडिया अलायंस में ना आने से। ये गठबंधन हो चुका है साहब, और देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता सब देखती है और जानती है और ये समझती है। ये जनता है, ये सब जानती है।